Hello commandos, very good morning to all of you. Welcome to the Biomentors classes online. So commandos, आज इस लेक्चर सीरीज क्लियर कंसेप्ट क्रैश कोर्स 2022 में आप सबका स्वागत करते हुए मैं आप लोगों को इकोलॉजी यूनिट का चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बहुत ही पोटेंशियल चैप्टर है। डेटाबेसिस क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, तो किन फंडामेंटल्स को आपको क्लियर रखना है, किन वैल्यूज को अच्छे से याद रखना है, जिससे गिवन क्वेश्चन पैटर्न को आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल बेस्ड अटेम्प्ट कर सके, इस बात को गौर करना है पूरे एक्सप्लेनेशन और इस डिस्कशन सीरीज में। ठीक है, सो एज पर आवर टैक्टिक्स ऑफ लर्निंग, यस कमांडोज, किसी भी नई चीज को सीखते समय जैसा कि साल भर आपको बताया गया है, हमेशा उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी लाइनअप, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट और बूस्टअप क्वेश्चंस को इस चैप्टर से हम पिकअप करेंगे और हमारे लेक्चर्स के दौरान उसको फॉलो करेंगे। ओके, मैं आप सबको हमेशा की तरह इस चैप्टर की एक ब्रीफिंग देना चाहूंगा। इसमें एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप का जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट द्वारा बताया गया कि जेड वैल्यू कैसे डिटरमाइन करता है किसी भी जगह के डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी को, और क्या उसका संबंध एरिया से है। ओके कमांडोज, तो वो सबसे प्रोमिनेंट प्रोमिसिंग क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है। फिर कंजर्वेशन क्या है, क्यों करना जरूरी है, और क्या इकोलॉजिकल सर्विसेज हमें नेचर देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस पर आपको गौर फरमाना है। ओके कमांडोज, तो सबसे पहले मैं आज का लेक्चर अपने फर्स्ट, ध्यान रखिएगा पूरे चैप्टर में करीब 30-35 पॉइंट्स में मैं आपके सामने कुछ फंडामेंटल बातें रखूंगा जिसे आपको फॉलो अप करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। यस कमांडोज, सबसे पहला पॉइंट आप सबके सामने स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से देखिए, एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज, दैट इज हाउ टू डिफाइन बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हाउ टू डिफाइन डाइवर्सिटी, जिसे हेट्रोजिनिटी भी कहते हैं, करेक्ट? यस, इट्स ट्रू, बिल्कुल ध्यान से देखिए, डाइवर्सिटी हेट्रोजिनिटी कहते हैं एट ऑल लेवल्स। एट ऑल लेवल्स बायोडाइवर्सिटी तो हर जगह है, हर जगह विविधता, डाइवर्सिटी मेंशन्ड है। मैक्रोमोलिक्यूल से शुरू करते हुए बायोम, सेल्स, है ना, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स से फिर बनते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, और फिर एग्जिस्टेंस में आता है दैट इज द सेल। और सेल से टिश्यू, हर लेवल पे धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोम बनने तक। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बायोडायवर्सिटी शब्द को एडवर्ड विल्सन, हु प्रपोज द टर्म, दैट्स द पॉइंट। इस चैप्टर में आप गौर करिएगा, 4 डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम सामने आएंगे और सबका कंट्रीब्यूशन, डेविड टिलमैन, एडवर्ड विल्सन, पॉल एलरिच, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा कमांडोज। फिलहाल एडवर्ड विल्सन का नाम सामने आया है और सब लोग ध्यान दीजिए, बायोडायवर्सिटी शब्द उन्होंने दिया और कोशिश की उसको समझाने के लिए एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस कोशिश में उन्होंने ब्रॉडली, यस कमांडोज गौर करिए, ब्रॉडली डाइवर्सिटी फाउंड एट 3 लेवल, जैसा कि उनका मानना था, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। खुद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा, गामा, और डाइवर्सिटी धीरे धीरे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बढ़ता जाता है। सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी होता है गामा डाइवर्सिटी। क्यों और कैसे मैं बात करूंगा एग्जांपल के साथ। फिलहाल जेनेटिक डाइवर्सिटी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी बेस्ड, कि इमेजिन करिए कमांडोज सब लोग कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई पे जो वैली रीजन है, यहां पर भी राउल्पिया सर्पेंटिना है, उसी स्पीसीज के कुछ प्लांट्स यहां हैं और टॉप में हैं। तो अंतर क्या है, यहां से मिलने वाला 10 ml इस राइट कमांडोज गौर करिएगा, रेसरपिन जैसा एक मेडिसिनल ड्रग, राइट, जो कि हमें नीचे के लोअर साइड हिमालयन, ट्रांस हिमालयन एरिया के लोअर रेंज पे 10 ml मान के चलिए इन प्लांट से जो मिलता है, और उनकी पोटेंसी 2x है। लेकिन थोड़ा और ऊंचाई, कुछ 1000 फीट ऊपर जाते हैं, उसी प्लांट स्पीसीज, वही सेम स्पीसीज है, लेकिन उसमें से 5 ml
सी क्वांटिटी जस्ट हाफ, लेकिन उसकी पोटेंसी यानी शरीर पर जो असर है वो जस्ट इसका डबल 4x या 5x हो जाता है। और यही बिल्कुल टॉप रीजन्स पे पहुंचते हैं, सिर्फ 2 ml वो ड्रग है ना रेसरपिन जो हमें मिलेगा, लेकिन वो शायद 10x। सो दिस इज द डाइवर्सिटी कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी जो एनसीईआरटी बताना चाह रहा है। ओके कमांडोज, इस तरह से ये बताया गया पॉइंट। इसके अलावा इंडिया जैसे देश में 50,000 स्ट्रेन सिर्फ राइस के, 1000 वेराइटीज मैंगो के। दिस इज जेनेटिक स्पीसीज तो सेम है, लेकिन उसकी वेराइटीज देखिए आप। ओके, सो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी जो कि आपको किसी भी स्पीसीज में सारे इंडिविजुअल्स के बीच अलग अलग तरह से मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, स्पीसीज डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। वेस्टर्न घाट में वही एम्फीबियन स्पीसीज जो है ज्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी, ज्यादा स्पीसीज एम्फीबियंस के मिलते हैं वेस्टर्न घाट में एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी भी एरिया में कंपेयर करके देख लीजिए। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, और एक इकोसिस्टम किससे बनता है? बायोटिक कम्युनिटी से। तो विद इन दी बायोटिक कम्युनिटी अल्फा, है ना, एमंग दी बायोटिक कम्युनिटी बीटा, और एक बहुत बड़ा लैंडस्केप, एक पूरे कॉन्टिनेंट को आप कंसिडर कर लीजिए। सपोज इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, और खुद इंडिया इतना बड़ा 10 बायोजोग्राफिकल एरिया है। देयर आर 10 बायोजोग्राफिकल एरिया, और हर बायोजोग्राफिकल एरिया एक खास तरह के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ गामा डाइवर्सिटी। तो लिखा है एनसीईआरटी में, यही तो क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस तरह का है? अल्फा बीटा गामा, आंसर होगा गामा डाइवर्सिटी। नॉर्वे जैसे एक छोटे कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया की डाइवर्सिटी इकोलॉजिकली कैसी है? दैट्स द क्वेश्चन, आंसर होगा गामा डाइवर्सिटी। कैसी डाइवर्सिटी? गामा, जो अटमोस्ट मैक्सिमम स्टेट ऑफ डाइवर्सिटी है। ओके कमांडोज, इस तरह से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात को आप सब गौर करिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यस कमांडो, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लेवल, इंडिया लाइक कंट्री विच मोर डाइवर्स, इकोलॉजिकली ज्यादा डाइवर्स है गामा डाइवर्सिटी के साथ एज कंपेयर टू स्मॉल स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक एक छोटा सा देश जहां का आबो हवा एक जैसा ही है, नॉर्वे। राइट? आई बात समझ में? यस, लेट्स मूव अहेड अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? जिस चैप्टर को हम पढ़ते हुए क्या समझना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका संबंध हमारे सर्वाइवल और वेलबींग ऑफ द प्लैनेट से संबंधित है। द चैप्टर गिव एम्फोसिस ऑन, यह चैप्टर, ये टॉपिक जो है जीव विविधता तथा उसके संरक्षण को इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सबके सर्वाइवल, जिंदा रहना और इस पूरे ग्रह के लिए बहुत ही अच्छा है, आवश्यक है। यस, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN ने 2004 के आसपास तक पूरी दुनिया में टोटल प्लांट एनिमल स्पीसीज जो ढूंढ लिए थे, डिस्कवर कर लिए थे, करीब 15 लाख, मोर देन 1.5 मिलियन, 15 लाख से ज्यादा। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। और रॉबर्ट मे ने तो ये एस्टिमेट किया था, है ना, साइंटिस्ट रॉबर्ट मे, जो उन्होंने कहा कि शायद पूरी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लांट्स एनिमल्स में लाकर शायद 7 मिलियन है। दिस इज द एस्टिमेशन। तो ये फिगर बेस्ड डेटाबेस क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाँ रॉबर्ट मे ने कौन सा आंकड़ा, अब 8 लिखा होगा, 10 लिखा हो सकता है ना, गलत हो जाएगा। 7 मिलियन याद रखना है। लेकिन हमने कितना ढूंढा? सिर्फ 22%। अभी भी 78% अभी भी बचा है। पॉइंट टू बी नोटेड, टिल डेट 78% स्पीसीज को डिस्कवर करना पूरी दुनिया में अभी भी बचा है अर्थ पे। अभी तो हमने केवल बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही डिस्कवर किया है, 22%, दैट इज 1.5। 7 मिलियन में से सिर्फ 1.5 मिलियन से कुछ ज्यादा ही हमने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन जितने भी डिस्कवर किए 70% एनिमल्स हैं उसमें से, और प्लांट कितने हैं? 22%। एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, एल्गी, फंजाई, सबको इंक्लूड करके क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टिल डेट कितने प्लांट्स, 7 मिलियन में से टिल डेट कितने परसेंटेज प्लांट स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है? 22%। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और 70% से थोड़ा ज्यादा जो है एनिमल स्पीसीज। ठीक है, ऐसा हम मान ले 15 लाख में से 5 लाख पूरी दुनिया में अभी तक प्लांट स्पीसीज हैं और 10 लाख करीब एनिमल, लार्जेस्ट किंगडम एनिमल। क्लियर? अब एनिमल्स में भी, यस कमांडोज ध्यान दीजिए, द मोस्ट
स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, एनिमल का सबसे स्पीसीज रिच ग्रुप, टेक्सोनॉमिक स्पीसीज रिच ग्रुप कौन है? इंसेक्टा। यानी हर 10 में से एवरी 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स आर इंसेक्ट। एनिमल्स में से 10 एनिमल्स स्पेसिमेन आप ढूंढोगे, उसमें से 7 कौन है? इंसेक्ट्स है। करेक्ट, ये रेशियो है, राइट। लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा इन एनिमल किंगडम। पाई डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है कमांडोज। फिर उसी तरह से फंगल स्पीसीज, राइट, किंगडम फंगस, पूरे फंगल स्पीसीज जो है मोर देन सम ऑफ कौन? सारे वर्टिब्रेट्स में, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सबको एड अप कर लो कमांडोज। ध्यान से देखिए, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सबको एडअप कर लो, उससे भी ज्यादा, इन सारी प्रजातियों को एडअप कर लो, उससे भी ज्यादा फंगल स्पीसीज होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे ध्यान रखना है आपको कमांडोज। फिर देखिए इंडिया, अब अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा सकता है कि पूरी दुनिया में आज 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज को जो है डिफाइन किया गया है, 12 मेगा डाइवर्स, उसमें से इंडिया स्टैंड्स 1 आउट ऑफ 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उसका कारण क्या है? रीजन। क्वेश्चन ऐसे ही तो बनेगा कमांडोस। इस चैप्टर के फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछने के तरीके इस तरह से रहेंगे, इसलिए आपको एनसीईआरटी कोर कंसेप्ट्स लाइनर ऐसे ध्यान रखना है। उसका कारण है कि पूरी दुनिया में जो पूरी स्पीसीज रिचनेस है, राइट, टिल डेट जितना है उसका 8.1% हम शेयर करते हैं 1 स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी में, और पूरे पृथ्वी पर जो लैंड मास, भूमि है, उसका केवल 2.4%। तो जितना ना लैंड है उससे 3 गुना ज्यादा स्पीसीज, प्लांट, एनिमल्स मिला के हम शेयर करते हैं, तो हुआ ना मेगा डाइवर्स। द रीजन, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कमांडो। स्टेटमेंट 1 ये सही है, और उसको साबित करता हुआ ये दूसरा स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कमांडोज। आई मेरी बात समझ में? एवरी वन ऑफ यू? यस प्लीज। तो इंडिया स्टैंड्स 1/12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, यस, और उसका कारण है कि शेयर 8.1% ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज, जबकि लैंड मास केवल 2.4%। कम एरिया में भी इतना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा स्पीसीज यहां मौजूद है। और क्यों ना हो, 10 बायोजोग्राफिकल एरिया, इतने सारे इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम एनरिच होकर किसी ना किसी स्पीसीज को निक अवेलेबल करा ही दे रहा है। यस कमांडोज, तो फिलहाल ये स्टेटमेंट सही है। अब मैं ग्लोबल एस्टिमेट किया, अभी तक हमने सिर्फ 22% ही को ही रिकॉर्ड किया है, 78% बचा है। एंड देयर इज अ थ्रेट, एक थ्रेट बना है, इससे पहले कि हम नए स्पीसीज को कैटलॉग, न्यू बुक्स आर टाइटल्ड एंड कैटलॉग, इससे पहले ही हमारी नेचुरल लाइब्रेरी में आग लग रहा है। आग लगने की बात क्या है? थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की बात हो रही है। खतरा है विलुप्त हो जाने का। बहुत सी स्पीसीज बिना खोज खबर के ही, इससे पहले कि उनके बारे में हम पता लगाएं, उससे पहले ही वो शायद खत्म हो जाए, इस बात का खतरा है। इसलिए हमें हमारे पृथ्वी की जो ये विविधता, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को लगातार संरक्षित करके खुद अपना और पूरे पृथ्वी के भलाई के लिए ऐसा करना पड़ेगा। यस कमांडोज, यही इस चैप्टर का मूल मंत्र है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पाई डायग्राम से आएगा, वर्टिब्रेट्स में है ना, A, B, C, D, E। अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इन लेबलिंग्स को सही जो है आप मार्कआउट करें कि A स्टैंड्स फॉर सबसे ज्यादा कौन है? फिशेज। फिर कौन आता है? इस तरह से आप देखिएगा। यस कमांडोज, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ व्हाट, कि सबसे ज्यादा कौन है वर्टिब्रेट्स में? फिशेज। फिर आते हैं आपके रेप्टाइल्स, फिर आते हैं, है ना, फिर देखिए फिशेस के बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, और लास्ट में मैमल्स। तो ये पाई डायग्राम से आप डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा कमांडोज, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। वैसे ही सबसे लार्जेस्ट कौन है? इंसेक्टा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्का। सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, और आर्थ्रोपोड में पूरे सबसे ज्यादा कौन है? मैक्सिमम इंसेक्ट्स, क्योंकि 10 स्पेसिमेन में से 7 आपके इंसेक्ट्स निकलेंगे। ये रेशियो है, ये एनिमल किंगडम की डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आई मेरी बात समझ में सबको? यस कमांडोज। ऐसे ही प्लांट्स में सबसे ज्यादा आप देखिए, प्लांट्स एमंग प्लांट्स, फंगस से लेकर, है ना, कंपेयर करते हुए मोजेस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स, सबसे डोमिनेंट आज कौन है? एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में। तो इस पाई डायग्राम से आपको जो है याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, टेक्सोनॉमिक ग्रुप। आई मेरी बात समझ में सबको कि करेक्ट पाई डायग्राम चार्ट को आप जो है आइडेंटिफाई करें। क्लियर? यस। चलिए
नेक्स्ट, अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे अर्थ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स कहां किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिसाइड कैसे होता है? इट इज डिसाइडेड बाय ग्रेडियंट, मास्टर ग्रेडियंट। मास्टर ग्रेडियंट का मतलब होता है जहां किसी भी जगह पे कितने लैटिट्यूड और किस अल्टीट्यूड पर है, वहां के सारे जो है फिजिकल कंडीशन, एबायोटिक फैक्टर्स, इन्हीं दो बातों पे, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड से डिसाइड होता है मास्टर ग्रेडियंट। फिलहाल हम लैटिट्यूड ग्रेडियंट देखते हैं कि जैसे जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, डिक्रीजेस, हम जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ प्रस्थान करते हैं, मूव करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, स्पीसीज की डाइवर्सिटी हमेशा घटती जाती है। यह है लैटिट्यूड ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ऐसा क्यों, मैं बात करूंगा कमांडोज। फिलहाल लैटिट्यूड वाइज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जो जब एग्जांपल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देखें, जो पूरी अर्थ पे, पूरे पृथ्वी पर सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी दर्शाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फिगर्स कह रहा है। 4000 प्लांट्स, 40,000 प्लांट्स, 3000 मछलियां, 1300 प्रकार के बर्ड्स, है ना, 227 मैमल स्पीसीज, 227 एम्फीबियंस। देखिए आप गौर करिए, फिर 378 रेप्टाइल्स। आ रही मेरी बात समझ में? ये फिगर्स बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो एनिमल प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें से मैक्सिमम स्पीसीज प्लांट एनिमल्स वहां मौजूद है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्या खास बात है कि वहां सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है? नाउ दैट्स द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन कमांडोज फ्रॉम द चैप्टर। कमांडोज बिल्कुल गौर करिएगा। फिलहाल ऐसे ही 1.25 लाख से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स, 1.25 लाख से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, और उसमें भी इंसेक्ट सबसे ज्यादा होंगे हर जगह। यस, इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा। लेकिन कौन सा स्पीसीज सबसे ज्यादा वनरेबल है एनिमल किंगडम में? आंसर है एम्फीबियंस, क्योंकि ड्वेल हैबिटेट है। किसी भी तरह का हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन जो कारण होते हैं एक्सटिंक्शन के, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं को ही लॉस है, क्योंकि इनको अपने लाइफ साइकिल के शुरुआती दौर में पानी की भी जरूरत है, वाटर इकोसिस्टम, और बाद में अडल्टहुड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जरूरत है। और कहीं भी कुछ हुआ खराब तो उनके लाइफ के दोनों हिस्से ही डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और इनका लाइफ साइकिल बिगड़ेगा। तो एक्सटिंक्शन का खतरा सबसे ज्यादा इन पर ही है। यस, दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा अगर किसी की घटेगी, वो कौन सा स्पीसीज एनिमल किंगडम का जिनको सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत है? एम्फीबियंस आर द मोर वनरेबल। आई मेरी बात समझ में कमांडोज? यस। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी बात रखने के लिए ध्यान से देखिए। नाउ दिस इज द अर्थ, और ये इसके सोलर रेडिएशंस मिलने के जो आप इंसिडेंट रेज देख सकते हैं। इक्वेटर से लेकर पोल चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, हर 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आप देखिए इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है। यस, व्हाट हैपेंस? यस कमांडोज, टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे 0 से आप 90 डिग्री पहुंचते पोलर रीजन पर, टेम्परेचर घटता जाता है और प्रेशर, हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि यहां पर लेसर टेम्परेचर है, लेसर टेम्परेचर हवा भारी, कंडेंस भारी हो जाता है। इधर ज्यादा टेम्परेचर है, हवा हल्का होता है, तो हवा कैसे बहेगा? ऊपर से नीचे की ओर। नाउ दिस इज हाउ द थिंग्स आर डिसाइडेड। इस तरह से चीजें तय होती है। गौर करिएगा कमांडोज, मैंने क्या बताया? टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, और प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। विंड, हवा का प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहां ठंडा है, कंडेंस होकर हवा में भारीपन आता है। यहां गर्मी है, गर्मी से जो है एयर मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं, तो विंड विल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड ब्लोज। ठीक है, यस। तो ये सारे वो फैक्टर्स है। अब आप इस ग्राफ के थ्रू देखिएगा, एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना दिया, राइट। इक्वेटर से पोल की तरफ, प्लेन से माउंटेन, ऊंचाई की तरफ जाए इक्वेटर से, तो डाइवर्सिटी देखिए गौर से, पोल और माउंटेन टॉप और पोल पर मिनिमम डाइवर्सिटी, यस। और मैक्सिमम कहां? इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रीजन और प्लेन एरिया में मैक्सिमम डाइवर्सिटी। उसका कारण है मिनिमम क्यों? मिनिमम का कारण है टेम्परेचर कम, लाइट कम, वेजिटेशन कम, रेनफॉल कम, इसलिए डाइवर्सिटी कम।
यस और यहां मैक्सिमम क्यों डाइवर्सिटी? बस यही तो क्वेश्चन बनेगा। टेम्परेचर, लाइट, रेन, वेजिटेशन सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाता है जो ज्यादा से ज्यादा लिविंग बीइंग्स को सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम को एनरिच करता है। इसलिए इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज्यादा है। क्लियर? यही एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है इस चैप्टर में। यस कमांडोज, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स? ये क्वेश्चन बनता है और उसका जवाब है, यस कमांडोज, उसका जवाब क्या है? स्पीसिएशन को समय चाहिए। स्पीसिएशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इवोल्यूशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। डाइवर्सिफिकेशन जो कि ट्रॉपिक्स में सबसे ज्यादा मिला, बिना डिस्टर्बेंसेस के, कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल निक स्पेशलाइजेशन, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ज्यादा डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि वहां काफी लंबे समय तक बिना किसी चेंजेस और डिस्टर्बेंस के सबको मौका मिला अपना निक को एस्टेब्लिश करना। राइट? ठीक है, तो ये तीन कारण है। वहां सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी, जिससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा, इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। ये तीन कारण है जो कि ट्रॉपिक्स को डाइवर्स बनाने में मदद करता है। नाउ दिस इज अनदर फंडामेंटल क्वेश्चन कमांडोज। मैं यहां पर फिर से एक डेंजर साइन सबके लिए बनाना चाहूंगा, ऐसे करके आपको एनसीईआरटी से याद रखना है। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर व्हाई ट्रॉपिक्स आर विथ मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड ग्रेडियंट। क्लियर? यस। चलिए अब बात आती है अगला पॉइंट कि अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, क्लियर, एक जोग्राफर, नेचुरल जोग्राफर थे। उन्होंने एक्सप्लोर किया साउथ अमेरिका के जंगल। 12 साल तक घूमने के बाद उन्होंने अवलोकन किया। क्या अवलोकन किया? अप टू लिमिटेड एरिया स्पीसीज रिचनेस। अप टू लिमिटेड एरिया स्पीसीज रिचनेस शुरू में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, स्पीसीज रिचनेस, आपको नए नए स्पीसीज ऐड होगा, लेकिन अप टू अ लिमिट। एक समय के बाद एरिया बढ़ाने के बाद स्पीसीज नए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां का ऑल ओवर हैबिटेट, एनवायरमेंट, बायोजियोग्राफिकल एरिया कॉमन है। यह है रिलेशन। ना एरिया कभी जीरो हो सकता है, ना स्पीसीज इस दुनिया में कभी जीरो हो सकता है। मैथ्स अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैथ्स कहता है एरिया कांट बी जीरो, तो बायोलॉजी भी कहता है कि दुनिया का कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां स्पीसीज लेस हो। आपको मिनिमम 2 स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करते हुए मिल ही जाएंगे। इवन हवा में भी अगर एक पॉइंट मैं बना दूं, यस कमांडोज, वहां भी आपको 2 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इनविजिबल लाइफ, यस और नो? हां, तो अब आप बात को समझिए कि इस रिलेशनशिप को, स्पीसीज रिचनेस और एरिया को, उन्होंने ग्राफिकली जिस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन करके समझाया, तो ग्राफ में जो कर्व है उसका रिलेशन कैसे आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्लीज इस बात को याद रखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया, है ना, इज कम ओवर किस तरह से आता है? वह आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बेसिस पे। और रिलेशनशिप इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लॉग स्केल पर लीनियर आता है। लॉग एस इज इक्वल टू एस स्पीसीज रिचनेस, ए एरिया शो कर रहा है, जेड का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जेड स्टैंड्स फॉर। ऐसे करके भी क्वेश्चन आएगा कमांडोज। मेरी बात समझिएगा कि इस फॉर्मूला, ये जो प्रेजेंटेशन लॉग स्केल पर दिखाया गया है, उसमें सी स्टैंड्स फॉर वाई इंटरसेप्ट। क्लियर? ए का मतलब एरिया, एस का मतलब स्पीसीज रिचनेस, और जेड का मतलब होता है दैट इज रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ध्यान रखिएगा कमांडोज। फिर देखिए वैल्यू ऑफ जेड। वैल्यू ऑफ जेड जो है नॉर्मली इन जनरल दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आप एक पूरा स्टेट, आप यूपी चले जाइए, आप उत्तराखंड चले, वहां का आबोहवा हर जगह, तो वहां के पेड़ पौधे, जंगली जानवर आसपास एक लेवल तक ही होंगे। भाई 13 प्रकार की बर्ड की स्पीसीज होंगी, 15 प्रकार के पेड़ ही होंगे स्पीसीज के। 15 के बाद 16वां नहीं होगा, क्योंकि वहां का एरिया जैसा है। तो आपको जो है वहां पर जेड की वैल्यू इन जनरल दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए 0.1 से 0.2 के बीच मिलेगा। लेकिन यही स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, आप एक पूरा कॉन्टिनेंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो वही स्लोप ऑफ लाइन बहुत स्टीप आएगा, क्योंकि एरिया आपने ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया, पूरे कॉन्टिनेंट। तो जेड का वैल्यू 0.6 से 1.2, कहां आप देख सकते हैं 0.1 से 0.2, लेकिन फिर वहां रेंज आपको अचानक से बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली मैक्सिमम मिलेगा। अनएक्सपेक्टेडली मैक्सिमम मिलेगा 0.6। और इसका प्रमाण है, इसका प्रूफ क्या है कि फ्रूगीवोरस बर्ड्स, फ्रूगीवोरस एनिमल्स जो है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आप दुनिया में 6 कॉन्टिनेंट से हर छोटे, है ना, कोई भी 2-3 कॉन्टिनेंट्स के ट्रॉपिकल एरिया में चले जाइए,
है ना। यानी भारत के मेघालय और केरला के जंगल ले लो और अमेज़न रेन फॉरेस्ट ले लो, आपको यहां पर Z की वैल्यू जो है वो 1.15, यानी देखिए ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट ले लिया और एशिया का कॉन्टिनेंट इंडिया ले लिया, वहां के जो ट्रॉपिकल, हमारे यहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दो जगह है, मेघालय और केरला। तो अगर आप वहां चले जाए तो वहां पर यही Z की वैल्यू इतनी आएगी। दिस इज कॉमन, क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिकल सबसे डाइवर्सिफाइड एरिया है और Z की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, स्लोप विल बी मोर स्टीपर, जितना ज्यादा ढलान जो है, जितना ज्यादा स्टीप चढ़ाई होगी, मतलब कहने का मतलब है उतना Z की वैल्यू ज्यादा, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा, कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज, हॉटस्पॉट एरिया कहलाएगा ऐसा। तो यही बात जैसा कि मैं यहां पर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यस कमांडोज, गौर से देखिएगा, है ना। यही देखिए यहां पर डायग्राम्स, ए रीजन, सी रीजन, बी। तो आप सबसे देखिए, सब यहां पर दिस इज द सीक्वेंस, ए सबसे कम, फिर उससे ज्यादा बी, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया, और एरिया कम है लेकिन स्पीसीज ज्यादा, स्पीसीज तो सी सबसे ज्यादा डाइवर्स है। तो ऑप्शन गूगली लिखा ही हुआ है कमांडो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस प्लीज, एवरी वन ऑफ यू स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब आप देखिए गूगली, पॉइंट टू बी नोटेड, मोर द स्लोप स्टीपर, मोर द स्लोप स्टीपर, मोर द स्पीसीज रिचनेस। सही बात है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, इस डायग्राम से प्रूव हो रहा है। और जो सी एरिया है उसके लिए क्या सही बात है, ये जो ऐसी तो क्वेश्चन बनेगा, ग्राफ बना रहेगा, ये 3 एरिया है, बताइए सी के बारे में क्या सही है। ये 3 स्टेटमेंट, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा, Z की वैल्यू ज्यादा, और ये एरिया तीनों में से हॉटस्पॉट है, कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज। तो क्वेश्चन आता है, हाउ एन एरिया इज डिटरमाइंड हॉटस्पॉट, एक क्षेत्र को हॉटस्पॉट कैसे घोषित किया जाता है। स्पीसीज रिचनेस ज्यादा, Z की वैल्यू ज्यादा, और वहां एंडेमिक स्पीसीज। जब एक जगह की सर्वे करके आप देखोगे बहुत स्पीसीज रिचनेस है, क्यों उसमें? क्योंकि Z की वैल्यू ज्यादा आ रही है दूसरों के कंपैरिजन में, और वहां तो कुछ ऐसी प्रजातियां जो कहीं और दुनिया में पाया ही नहीं जाएगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ऐसे जगह को घोषित किया जाता है, व्हाट, इट इज डिक्लेयर्ड एज हॉटस्पॉट। एनसीईआरटी बूस्टर, कोई भी मेनलैंड 0.1 से 0.2 Z की वैल्यू, आइलैंड में चले जाएंगे कम एरिया, आइलैंड तक छोटा सा एरिया होता है लेकिन अलग ही स्पीसीज मिलेंगे तो वहां थोड़ा ज्यादा, और कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा एरिया ले लेंगे तो 0.6 है। मैच द कॉलम से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कमांडोज, ध्यान रखिएगा, राइट। एनसीईआरटी बूस्टर, ये वो पॉइंट है इस टॉपिक से जो एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन है। मेनलैंड 0.1 से 0.2, आइलैंड से 0.3, कॉन्टिनेंट से 0.6 से 1.2 तक। ठीक है कमांडोज, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ Z वैल्यू। Z वैल्यू के टर्म्स में अगेन A B C D आपके सामने अलग अलग एरिया बने हैं। सबसे ज्यादा Z वैल्यू C में है ना, उससे कम B में, और उससे भी कम, क्योंकि ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करके भी स्पीसीज कम है। अब आप ये सोचेंगे कि सर ज्यादा एरिया ले लिया तो Z की वैल्यू, लेकिन आप देखिए ना, यहां पर देखिए एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज, ए में क्या है, स्टीपर लेस, ये थोड़ा उससे ज्यादा और उससे भी ज्यादा, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सी हैज द हाईएस्ट Z वैल्यू, सही बात है, सी एक हॉटस्पॉट है, और हॉटस्पॉट मतलब एरिया शो मैक्सिमम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक एरिया जहां मैक्सिमम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इस करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यस। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेरिएशन अमंग डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन हैबिटेट, और वो स्पीसीज डाइवर्सिटी 2 बातों पे डिपेंड करता है, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी वैल्यू बढ़ाओगे, ये बढ़े चाहे ये बढ़े, स्पीसीज डाइवर्सिटी वहां का डेफिनेटली ज्यादा होगा। और स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यस कमांडो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, एवरी वन ऑफ यू। यस, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज बीइंग मेजर्ड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज, काइंड ऑफ स्पीसीज। याद रखिएगा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, काइंड, टाइप एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, ये तीनों बातें एक जगह की स्पीसीज डाइवर्सिटी को तय करते हैं और वो इन दोनों के प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, रिलेटेड
नीट स्पेशल, ये तीनों स्टेटमेंट आएंगे, बुलेट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। नीट स्पेशल इस चैप्टर से कि 3 पॉइंट्स आएंगे, ऑल द अबव आंसर होगा। इन शब्द, ये जो लिखा है इसका मायने समझिए। रिलेटेड अनइवन, रिलेटेड अनइवन मतलब सपोज 4 डक या 2 डक्स है ना, बर्ड्स होते हैं ना, डक्स, 2 डक्स है और 4 ईगल एक एरिया में, एरिया 1। फिर ध्यान से देखिएगा, 2 डक्स, 2 डक्स, फिर 2 पिकॉक, क्लियर, और 2 ईगल। ये एरिया 2 है। और फिर 2 डक, ध्यान दीजिएगा, 2 डक, 2 स्नेक, 2 एलिफेंट, 2 एलिफेंट, ये तीसरा एरिया है। अब आप इन तीनों कंडीशंस को देखिए, 2 डक, 2 ईगल्स, रिलेटेड अनइवन स्पीसीज, लेस डाइवर्स। ये सबसे लेस क्यों? क्योंकि रिलेटेड है ना। रिलेटेड कैसे है? रिलेटेड कैसे है? 2 तरह की तो पक्षियां हैं और वो भी एक ज्यादा एक कम, इसलिए अनइवन। अनइवन का क्या मतलब है? 2, टोटल 6 में से 4 ईगल और 2 डक, लेस डाइवर्स, कंपैरिजन करते हुए लेस डाइवर्स। फिर रिलेटेड इवन स्पीसीज, ध्यान दीजिए, रिलेटेड इवन भी है, रिलेटेड भी है और इवन भी है। कैसे? सारी पक्षियां 2-2-2-2, वही फिर से 6-6-6, लेकिन सब रिलेटेड है और इवन भी है। रिलेटेड इवन, लेकिन हां इससे ज्यादा डाइवर्स है क्योंकि 3 तरह की पक्षियां हैं और सबको बराबर बराबर 2-2-2-2-2-2। यहां 1-4 और 1-2, सिर्फ 2 ही थे और वो भी। तो ये जो स्टेटमेंट्स लिखा है ऐसे ही मैं समझा रहा हूं। और तीसरे में देखिए, हायर डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा डाइवर्स, ये तीसरा कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अनरिलेटेड, एक तो अनरिलेटेड है, पक्षी है, रेप्टाइल है, मैमल है, ऐसे देखिए ना, और इवन भी है, 2-2-2 है, लेकिन 3 तरह के अलग अलग स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज, रेप्टाइल और एलिफेंट। आई मेरी बात समझ में? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके कमांडोज, चलिए, तो इकोसिस्टम फंक्शनिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी इकोसिस्टम अच्छे से काम करे उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी पर संबंधित है डायरेक्टली। जितना स्पीसीज डाइवर्स होगा इकोसिस्टम बेहतर काम करेगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी 2 बातों पर डिपेंड करती है, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। अभी अभी आपने देखा, क्लियर? यस। और स्पीसीज रिचनेस को किसने समझाया? अलेक्जेंडर वम्होल्ड ने। कैसे समझाया? एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप से। क्लियर? तो डेविड टिलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस बात पर जोर दिया कि किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है, डिपेंड्स ऑन हायर। जितनी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी होगा उतना इकोसिस्टम लंबे अरसे में, लॉन्ग टर्म, डेविड टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने आउट प्लॉट्स पे जाके किए, उससे उन्होंने बात साबित किया कि हां, एक इकोसिस्टम का जो स्वास्थ्य है डाइवर्सिटी पर है, क्योंकि वो उतना ही बेहतर उत्पादन, प्रोडक्टिविटी और स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। एलियन स्पीसीज इन्वेशन या दूसरे छोटे मोटे ड्रॉट्स या दूसरे कैलेमिटीज से डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर? और इस बात को आगे साबित करते हुए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एलरिच द्वारा प्रतिपादित, पॉल एलरिच प्रपोज्ड द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यस, वो क्या स्टेट करता है? एन एयरप्लेन को उन्होंने इकोसिस्टम माना या इकोसिस्टम को कहा एयरप्लेन की तरह। जैसे एयरप्लेन चलता रहता है, एरोप्लेन बढ़िया चलता रहता है, यस, वो उसको इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बढ़िया उड़ रहा है, चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि हर प्रजाति एक रिवेट है ना, स्क्रू नट बोल्ट का काम करता है, और आपने किस स्क्रू नट बोल्ट को हटा दिया, इससे जो है फ्लाइट डिस्टर्ब हो सकता है चलता हुआ। तो मान के चलिए इंजन के ही आपने नट बोल्ट खोल दिया, इंजन ही उतर गया, तो फ्लाइट तो डिस्टर्ब हो गई। हर स्पीसीज का महत्व है, लेकिन कुछ स्पीसीज का ज्यादा, क्योंकि उसी पे ही पूरा इकोसिस्टम ड्राइव कर रहा होता है। हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस मान्यता है, ये किस बात पर जोर देता है? इंपॉर्टेंस ऑफ की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज के महत्व को समझाता है कौन?
रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय पॉल एलरिच। और क्या होगा कि जितनी बायोडायवर्सिटी कम होगी उसका सबसे ज्यादा असर, यानी कीस्टोन स्पीसीज को हटा दो या बहुत सारी स्पीसीज कम होते जाए, डिक्रीज होता जाएगा इफेक्ट इन द डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज क्या असर करेगा, प्रभाव डालेगा, डिक्रीज ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम। ये थ्योरी ये बताता है कि अगर किसी इकोसिस्टम में प्रजातियां समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाएंगी तो उससे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ओके कमांडोज, आई मेरी बात समझ में? एवरीवन यू, यस एवरीवन ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ, दैट इज IUCN रेड लिस्ट। उन्होंने जो है बताया कि एक्सटिंक्शन, थ्रेटनिंग ऑफ एक्सटिंक्शन जो है, तो पिछले जो है इन द लास्ट 500 ईयर्स पूरी दुनिया से इतने जो रिकॉर्डेड है पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज, जिनमें इतने सारे वर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स थे और 87 प्लांट स्पीसीज, और ऐसा ही चलता रहा तो उसका रीसेंट एक्सटिंक्शन क्वेश्चन ऐसे आएगा, डोडो फ्रॉम मॉरिशियस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थैलेसियन ऑस्ट्रेलिया, ये सब मेन, स्टेलर्स का और रशिया से, और बाली जवान ये तो एशिया के अलग अलग जगह से, टाइगर आसपास के हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट, थाईलैंड वगैरह वहां से जो है ना, बाली जवान एंड कैस्पियन जो स्पीसीज ब्रीड्स हैं, नस्ल जो है टाइगर्स के, ये तीनों जो है सब स्पीसीज गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन सबसे ज्यादा देखिए एम्फीबियन स्पीसीज, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, फिर मैमल्स, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। और आप देखिए सबसे ज्यादा कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस तरह से ये सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस करके क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी से, ये ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट इतने सालों में कितने, मोर देन 3 बिलियन ईयर, अर्थ जब से बना अब तक पृथ्वी ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन, लेकिन वो प्री ह्यूमन, इंसान के आने से पहले नेचुरल एक्सटिंक्शन थे, पांचों के 5, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हुआ, लेकिन वो नेचुरल था, स्लो हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन अब यह देखा गया कि जो 6th एक्सटेंशन अगले 100 सालों में 100 या 1000 टाइम्स तेजी से आएगा, फास्टर देन द प्री ह्यूमन। प्री ह्यूमन मतलब इंसान, क्योंकि इंसान के वजह से इंसान की एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से सारे नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। गौर करिएगा कमांडोस, क्वेश्चन ऐसी बनेगा, 5 एक्सटिंक्शंस, विलुप्तता को सामना करने के बाद जो छठवां क्या बोलते हैं एक्सटिंक्शन होगा, वो बहुत ही खतरनाक, 100 से 1000 गुना ज्यादा, क्योंकि अब इंसान स्पीसीज मौजूद है जो इतना ग्रीडी है अपनी नीड के लिए कि वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है और दूसरे स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को भी कहीं ना कहीं वो डेटरॉयट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। यस, और इसका कारण है 4 कारण है जिससे ये क्वेश्चन ऐसी आएगा, 4 इवल क्वाड्रेंट कहते हैं इस घटना को, और ये सारी की सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, को एक्सटिंक्शन मतलब बहुत सी ऐसी प्रजातियां कि पैरासाइट अगर जो है मर जाएगा, अगर उसका होस्ट ही खत्म हो जाए, अगर उसके होस्ट खत्म कर दोगे। म्यूचुअलिस्टिक, जो आपस में आजीवन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक भी निपटा, बोलते ना, एक भी अगर कुछ हो गया तो दूसरा कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस पर निर्भर था। आई ना मेरी बात समझ में? फिर एलियन स्पीसीज, ये तो इंसानी महत्वाकांक्षा है, किसी भी प्रजाति को दुनिया के किसी भी कोने से लाकर हम जो है अपनी चाह के कारण रख देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो नया स्पीसीज आके अपने इंडिजिनियस वहां के दूसरे स्पीसीज को बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसके ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइल पर्च, लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में 200 स्पीसीज ऑफ किकलिड फिश के लिए नुकसानदायक है। अदर एग्जाम्पल जो वीड है, कैरेट ग्रास, पार्थेरियम लेंटाना, वाटर हैसिंथ इकॉर्निया, है ना, टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स जो है इस चैप्टर से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस बनके आपके सामने मैच द कॉलम से आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कमांडोस इस बातों को, एवरी वन ऑफ यू। यस, और अभी अभी जो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की मैंने थोड़ी देर पहले बात कही, जो सबसे प्रमुख कारण है एनिमल्स और प्लांट्स के एक्सटिंक्शन का, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो है इंसान तेजी से पूरे पृथ्वी के हर हिस्से पे कंक्रीट फॉरेस्ट डेवलप कर रहा है, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो पहले 14% था पूरे पृथ्वी के लैंड मास पे, आज वो करीब करीब 7-6% रह गया है। क्लियर? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है। सोयाबीन कल्टीवेशन करके ऑयल, द होल वर्ल्ड हैज बिकम फूडी, पूरी दुनिया इतना जो है खाने पीने, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलिटी जिसे कहते हैं ना, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म के चलते हुए जो है ऐसा पाया गया है। तो ये इंसानी चाहत का ही नतीजा है।
ठीक है। वैसे ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन, व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब जरूरत जो है महत्वाकांक्षा बन जाती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा जो है किसी चीज का, जैसे उसका एक उदाहरण है स्टेलर्स का, सी का और पैसेंजर पिजन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंसान के ओवर, क्वेश्चन ऐसे आएगा पैसेंजर पिजन का विलुप्त होने का कारण कौन है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। ये मेरा कहने का मतलब है, ऐसा जो आपको बताया जा रहा है। यस कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, कि अब हमें जरूरत है कंजर्वेशन करने का, और उसके 3 कारण है, नैरो, ब्रॉड। जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, फूड, फैट, ऑयल, फाइबर, टिम्बर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औषधि, इवन 25% पूरी औषधि की दुनिया तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। यस, ड्रग्स। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि हम नए नए चीजों को, रिसोर्सेस को इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले जनरेशन भी उसको देख सके, महसूस कर सके। दिस इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग, जो यहां लिखा हुआ है। यस, नैरो यूटिलेरियन। और इनडायरेक्टली बेनिफिट्स क्या हम लेते हैं? ऑक्सीजन, पॉलिनेशन। क्या हम इनका कभी कर्ज चुका सकते हैं? सही बात है ना। एक्वीफर्स, फ्लड, इरोशन कंट्रोल, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एस्थेटिक, ये सब एस्थेटिक वैल्यूज है। ऑक्सीजन, क्या हम पैसा खर्च करके भी उतना ऑक्सीजन दिन भर पूरे जीवन में एक हम कितना ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं? कौन बना रहा है? पेड़ पौधे, उन्हीं को हम लिखा। तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड यूटिलेरियन। फायदे जो है, बेनिफिट्स है इकोलॉजिकल सर्विसेज का। यस, और एथिकल मतलब अर्थ केवल हम नहीं, सबका रेसिडेंस है, इस बात को हम ना भूलें। अर्थ इज रेसिडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज अलोंग विथ ह्यूमन। इस सोच को ही कहते हैं एथिकल यूटिलेरियन। और यही हम इंसान भूले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि पृथ्वी सिर्फ हमारी रहने के लिए। यह गलत बात है। तो ये इकोलॉजिकल ऑल द अबव होगा, इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑल द अबव। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। ओके कमांडोस, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। यस, आगे बात करते हैं कंजर्वेशन के 2 तरीके, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू भी 2 तरह से किया जा सकता है कि पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना किसी स्पीसीज को बचाने के लिए। वेस्टर्न घाट, इंडिया में 3 क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट एरियाज है, ध्यान रखिएगा। हाई एंडेमिज्म, स्पीसीज रिचनेस, उसको बचाना है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड ट्रांस हिमालयन एरिया, हिमालयस एरिया, ये 3 हॉटस्पॉट। जबकि हॉटस्पॉट एरिया टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 34। ये भी क्वेश्चन आता है, 34 हॉटस्पॉट है, उनमें से इंडिया में ही 3 है, तो आप समझ लीजिए 10%। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी और सेक्रेड उपवन, जिनमें माइथोलॉजिकल बिलीव्स, बोलते ना एस्थिकल, लोगों का जो उपवन, आसपास रहने वाले ट्राइब्स, उनको अपने देवता मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। ये भी एक बचाने का तरीका है। यस, एग्जांपल खासी एंड जैंता हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान के, है ना, वेस्टर्न घाट, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है ना, वेस्टर्न, सही बात है, जंगलों को वहां संरक्षित किया जाता है। सरगुजा, चंदा, बस्तर, मध्य प्रदेश के, ये सब सेक्रेड ग्रूव्स के एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा कमांडोज, वेरी इंपॉर्टेंट जीके बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। फाइनली एक्स सीटू कंजर्वेशन, जब हम किसी बहुत ही, जिसको बिल्कुल विलुप्तता की कगार पर पहुंचने वाला ऐसे किसी एनिमल को स्पेशल मैनिपुलेटेड इंसानी देख रेख के सेटिंग में जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बनाना, यस, है ना, गैमेट्स प्रिजर्व करना क्रायो प्रिजर्वेशन से, इन विट्रो टेक्निक्स, टिश्यू कल्चर टेक्निक से, ये सारे के सारे एक्स सीटू उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से लेकर इंसानी देखरेख में हम जब देते हैं, चिड़ियाघर हो गया, सारे वन, है ना, अलग अलग तरह के, क्लियर, उसको हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन आता है दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, एग्जांपल के साथ, ध्यान रखिएगा कमांडोज। फिर अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट कहां कंडक्ट हुआ था, किस ईयर में कंडक्ट हुआ था, और इन सब का संबंध एक ही चीज से है कि कैसे कंजर्वेशन को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जाए। और 190 देशों ने जो है 2010 तक सोचा था कि पूरी दुनिया को कैसे हम बायोडायवर्सिटी लॉस से बचा सके। ये 2 एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा, अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो 1992 और वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में कंडक्ट हुआ था। ओके कमांडोज, इसके अलावा सब लोग देखिएगा, डू यू नो में ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। प्लीज, रामसर साइट वेटलैंड प्रोजेक्ट होता है, वेटलैंड्स को बचाना, मैप प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है, जो कि किसी जगह को हॉटस्पॉट तय करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, कैसे सेक्रेड ग्रुप्स हाईली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं वहां के लोकल लोगों की वजह से जो उनको पूर्वज अपनी देवता मानते हैं, विच थ्योरी सपोर्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, इन सबको सॉल्व करिए, आपको पूरा एनसीईआरटी याद हो जाएगा ये चैप्टर, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कमांडोस। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद प्रैक्टिस करिए, देखिए व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जेड वैल्यू क्या होता है,
स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर ग्रेडियंट, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, जो क्या बोलते हैं पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलग अलग तरह के एनिमल्स प्लांट्स का पूरी दुनिया में, उसको कहते हैं मास्टर ग्रेडियंट। इस तरह की ये क्वेश्चंस, फिर इन पॉइंट्स को आप कंपेयर करें, इन C2 XC2 नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या अंडर है, नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। यहां पर किसी तरह नेशनल पार्क में किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, सेंचुरी में थोड़ा बहुत अलाउ है, लोग है ना इन टर्म्स ऑफ आना, जहां आसपास जो है लोग रहते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। को एक्सटिंक्शन और को इवोल्यूशन बिल्कुल रिलेटेड है, दोनों ही एग्जिबिट करते हैं कौन, जो पैरासिटिक और म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर, इस तरह से कंपेयर करने पे सामने बातें आएंगी। फिर लर्न देम, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है, इनके डेट्स बिल्कुल आप सब पता करके याद करके रखिएगा। व्हाट दे स्टैंड्स फॉर, इनके फुल फॉर्म मैप, WWF है ना, IBWL ध्यान रखिएगा, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है, IUCN। क्लियर, तो दैट्स हाउ दीज आर द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है और इस तरह के पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ओके कमांडोस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा चैप्टर वेल टू डू अच्छे से आपको रिवाइज हो गया है। इस उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।